हेलो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटी डंपिंग है। एंटी डंपिंग इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आज ही भारत सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज या एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। अब इससे पहले जो है एंटी डंपिंग हम समझ लेते हैं कि एंटी डंपिंग होता क्या है। जैसे कि डंपिंग का सीधा मतलब है कि कोई चीज यहाँ पर, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर पटक देना, इसको यानी जैसे डंप कहते हैं। तो इसी से वर्ड निकला है कि डंपिंग करना। तो अब क्या होता है कि देश जो है, कई देश जो है अपने यहाँ का सामान दूसरे देशों में डंप कर देते हैं। ठीक है, और ये डंप कैसे करते हैं? जब डंप करते हैं तो जो देश में कीमत होती है, इसका यहाँ पर प्राइस होता है, तो इससे कम कीमत पर यहाँ पर कम कर देते हैं। ठीक है, इससे कम कीमत करने के लिए वो इनको सब्सिडी देते हैं, इनको और दूसरे टाइप के प्रोत्साहन देते हैं, जैसे निर्यात प्रोत्साहन देते हैं। इस तरीके के अलग अलग प्रोत्साहन देते हैं। तो इससे होता क्या है, जब डंप कोई चीज किसी देश में होती है तो वहां पर जो एक्चुअल कॉस्ट उसकी है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जैसे इस पेन की कीमत 5 रुपए भारत में बनाने की एक्चुअल कॉस्ट है और 5 रुपए में भी ये बिक रही है, तो मैक्सिमम इसकी कीमत जो है 5 से 6 के बीच में आएगी। लेकिन अगर किसी देश द्वारा वहां पर भी 5 ही रुपए का बन रहा है, लेकिन वहां पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन अलग अलग तरीके के दे दिया जाए, जैसे सब्सिडी दिया जाए, कोई और अन्य सहायता दिया जाए, तो उससे क्या है कि हमारे देश में ये जो है 3 रुपए की भी हो सकती है। तो 3 रुपए की अगर हो जाएगी तो इससे क्या है कि हमारे देश के जो लोकल उद्योग है, यानी मतलब घरेलू उद्योग है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो उस पर जो है डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा और फिर वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो है लागत जो है वही नहीं निकल पाएगा, तो मुनाफे की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इससे बचने के लिए सरकार क्या होती है कि जो अब ये डंप हुआ तो जो 3 रुपए हुआ, तो इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा के, यानी कि मतलब गैर प्रतिकारी शुल्क जो है इसके, कि इसका जो मतलब असर है इसको समाप्त करने के लिए इस पर शुल्क लगा के फिर इसका कीमत जो है उतना ही कर देती है जितना एक्चुअल होना चाहिए। तो यह है एंटी डंपिंग ड्यूटीज के पीछे कॉन्सेप्ट कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्यों लगाया जाता है, जिससे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हो सके और किसी दूसरे देशों द्वारा जो है किसी चीज का जो डंप किया जा रहा है माल का, वो उससे रोका जा सके। दूसरा क्या है, इसके तहत जो है कई देश जो है मोनोपोली या किसी क्षेत्र में एकाधिकार के लिए भी ऐसा करते हैं कि पहले डंप कर देते हैं या फिर सस्ती कीमत पर देते हैं। तो सस्ती कीमत पर देने के बाद कुछ दिनों के बाद जब मार्केट से प्लेयर सारे गायब हो जाएंगे, जब कोई बचेगा नहीं, तो फिर जो है अपने हिसाब से अपनी जो ड्यूटीज बढ़ाएंगे। अगर ये तो आपका एंटी डंपिंग पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, लेकिन एकाधिकार क्षेत्र की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी सारे जो है मेजर प्लेयर, जो छोटे प्लेयर थे, वो सारे गायब हो गए हैं। अभी आप टेलीकॉम सेक्टर में देख लीजिए, घुमा फिरा के जियो और एयरटेल ही बचे हैं। तो अब वो पहले जो है आपको फ्री में देते थे, सारी चीजें फ्री में देते थे, अभी जो है 300 रुपए मिनिमम हो गया है कि 300 रुपए तो खर्च करना ही है, 300 रुपए से कम पे काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये अब क्या है कि अब आपकी मजबूरी हो गई है लेना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं। 2 लोग हैं, दोनों लोगों ने आपस में बात कर लिया कि एक बार तुम बढ़ाना, एक बार हम बढ़ाएंगे। तो हमें लगता है कि हम इन्हीं दोनों लोगों में कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों को हो रहा, क्योंकि इन्होंने मार्केट से और प्लेयर को बाहर कर दिया। तो उसी तरह एंटी डंपिंग की ड्यूटीज के कई जो है कारण होते हैं पीछे, लेकिन मेजर कारण यही, इसके पीछे फैक्ट यही होता है, जो शुल्क लगाया जाता है कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए, और जो मूल्य है वो मूल्य में समानता बनाए रखने के लिए, और जो मार्केट में या बाजार में जो डिस्टोर्शन हो रहा है या विकृति किया जा रहा है उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो भारत ने अभी ये कार्रवाई की है और इसके पीछे देखा भी गया है कि अभी जो है भारत में इस साल 2025 में लगातार अचानक जो है आयात जो हो रहे हैं माल, उसमें वृद्धि हो गई है, जिसमें बताया गया था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 18.3 बिलियन डॉलर का जो व्यापार घाटा माल में हो गया है। तो इस वजह से सरकार द्वारा इसलिए शुल्क लगाए गए। और इसमें यह याद रखिएगा कि मेजर जो फोकस है, लगभग 60% जो है वो चीन से आयातित सामान को लेकर ही लगाया गया, जिसमें जो रसायन, अलग अलग तरीके के प्लास्टिक सामग्री है, औद्योगिक कुछ वस्तुएं हैं, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इनमें एल्युमिनियम फॉयल भी है और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट भी है। तो ये प्रोडक्ट की कुछ लिस्ट है कि जैसे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ठीक है, पी है, डी है, एसिट्रोनाइल है, विटामिन ए है,
और फिर अलग अलग तरीके के जो है सॉल्वेंट है या केमिकल्स हैं, एल्युमिनियम फॉयल है, ये सारी चीजें हैं। तो इसके पीछे जो है रीजन क्या है या मानदंड क्या है या इसको लागू करने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पहले तो ये चेक किया जाता है कि अगर मतलब इस तरीके की घटना देखी जा रही है कि अगर कोई देश जो है सस्ता बेच रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या वहां पे जो है सरकार द्वारा सब्सिडी दिया गया है या उनका उद्देश्य मार्केट को डिस्टोर्ट करना है। तो ये पहले चेक किया जाता है कि टेक्निकल अगर हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सब्सिडी दिया जा रहा है या कोई मतलब कोई ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जो कि कानूनन सही नहीं है, तो उस चीज पे एंटी डंपिंग लगाया जा सकता है। और ये जान लीजिएगा कि ये जो है WTO की जो संधि है या वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब पूरे विश्व के सभी देशों को द्वारा जो एक कन्वेंशन डेवलप की गई है उसके अंदर ही ये प्रोटोकॉल आता है या उसी के अंदर ये कन्वेंशन आती है, उसके तहत लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या क्या चीजें देखी जाती है? एक तो शुल्क, डंपिंग के प्रमाण, ठीक है, और फिर जो है घरेलू उत्पादकों को क्षति का आधार, ठीक है, और फिर इसके पीछे जो कारण इन देखे जाते हैं कि कौन कौन से कारण जो है कितना वैलिड है, उसके बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग उसी के प्रोपोर्शन में शुल्क निर्धारण किया जाता है। अब ये अभी इसीलिए लगाया गया है क्योंकि जो आयात वृद्धि में जो मॉनिटर किया गया तो लगातार देखा गया कि एक पैटर्न है जिसके तहत जो है कुछ सामान जो है या उनकी आवक या इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिनका जो है रियल टाइम में मॉनिटरिंग किया गया। ये कौन करता है? वाणिज्य मंत्रालय और DGFT यानी व्यापार मतलब निर्यात व्यापार महानिदेशालय करता है। ठीक है, और जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन इससे रिलेटेड जो है कार्य करता है या मॉनिटरिंग कौन सी एजेंसी रखती है। ठीक है, इसको जो है वैश्विक स्तर पर भी इसकी निगरानी रखी जाती है, जिसमें जो है सभी देश जो है अपने डेटा भेजते हैं, उसके बाद जो है रिलीज किया जाता है, देशवार भी किया जाता है और प्रोडक्ट वाइज यानी उत्पाद को लेकर भी किया जाता है, जिसमें उत्पाद की और देश में आवक यानी इनफ्लो की निगरानी रखी जाती है। इसमें जो रुझान अभी देखे गए हैं कि आयात में जो है 4.4% की अभी हाल ही में वृद्धि हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, कोयले में भारी वृद्धि देखी गई है, और जबकि सोने और पेट्रोलियम का आयात जो है उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं देखा गया। तो ये जो है अभी 4.4% की जो वृद्धि हुई है अचानक से, वो कहीं ना कहीं अपने आप में यहाँ पर आपको देखने में भी छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सोचिए कि जब ये देश स्तर पर देखा जाएगा और 4.4% एक बड़ा जो है डेटा जो है मतलब एक बड़ा चेंजेस को दिखाता है। अब इससे रिलेटेड हम संस्थागत तंत्र की बात करें या फिर कौन से जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो इस चीज को मॉनिटर करती है, तो सबसे पहला आयत आता है आयात निगरानी समूह। इसका जो है अंतर मंत्रालयी समूह होता है यानी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप होता है, जो कि मेनली अभी जो चीन, वियतनाम ऐसे जगहों से जो आयात होने वाला है उस पर निगरानी रख रहा है जहां से इस तरीके के ऐसी डंपिंग की संभावना दिखती है। ठीक है, उनको करते हैं। फिर उसमें जो है इनका सहयोग कौन सी संस्था करती है व्यापार उपचार को लेकर? DGTR यानी व्यापार उपचार महानिदेशालय। ये जो है सक्रिय जांच को अपना करता है। फिर जो है आगे जो भी मतलब रिकमेंडेशन होती है वो उसको रिकमेंडेशन देता है, आगे जो है मिनिस्ट्री उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजंस लेती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब अगर ड्यूटीज ऑन फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार से रिलेटेड जो शुल्क है वो अलग अलग तरीके के, जैसे काउंट ये हमने बात की एंटी डंपिंग ड्यूटीज की, ये तो एक शुल्क है, लेकिन हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट शुल्क को देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि कभी कभी ये प्रीलिम्स में भी आ जाता है और हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब इसमें क्या होता है कि सभी माल पे कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता, ये एक बेसिक ड्यूटीज होती है। जब किसी देश में कोई चीज जो है इंटर करती है तो उस पर जो लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं कि कस्टम ड्यूटी। अब इसको जो है अगर देखें तो मेजरली 3 पार्ट में बांट दिया गया, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एक सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है, तो इनको हम आगे देख लेते हैं कि ये जो अपने कस्टम ड्यूटीज के मेजर हैं वो बेसिक कस्टम ड्यूटी और ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी क्या है। तो इसी तरह जो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज भी हैं और कुछ और भी अलग है, वो उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात करें तो ये तो मतलब एक तरह से
देखा होगा कि ये ब्लैंकेट ड्यूटी होती है, मतलब सभी वस्तुओं पर या सभी आयातित वस्तुओं पर लगाई जाने वाली एक सिंपल ड्यूटी होती है, जो कि सभी को दिया जाता है। इसके पीछे होता है कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना और वस्तुओं के मूल्य को उसके अनुसार पे एक उचित मूल्य पर बनाए रखना। ठीक है, इससे देश को जो राजस्व लाभ होता है और उत्पादों की श्रेणी का एक जो है निम्नतम मूल्य बनाए रखा जाता है, जिससे ऐसा नहीं हो सकता कि एक डंपिंग जैसी चीजें बढ़ जाए। फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज उसको कहते हैं जब किसी देश में अपने निर्यात पर सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, तो जैसे किसी देश में अगर निर्यात करने पर कि 500 रुपए का अगर कोई निर्यात करता है तो उसको 50 रुपए निर्यात सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, तो जो 50 रुपए उसको निर्यात सब्सिडी दी गई है, तो उसी के अगेंस्ट में क्योंकि अब वो 50 रुपए तो कम पड़ा उसको, 450 में ही अब उसकी लागत आई, तो अब वो 450 को फिर से 500 करने के लिए जो अब दो देश जहां आयात होता है उसके लिए जो ड्यूटीज लगाता है उसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज कह सकते हैं। इसको आप अगर रियल एग्जांपल में समझना चाहते हैं तो देखिए कि जैसे पीएलआई स्कीम है या प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम या एक्सपोर्ट लिंक्ड स्कीम है, जो भारत में कुछ स्कीम्स ऐसी चलती हैं कि जिसमें एक्सपोर्ट करने में आपको फायदा मिलता है या आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंसेंटिव मिलती है, तो उसके अपोज में जो है हो सकता है कि जहां पर आयात निर्यात किया जा रहा है जिस देश में, उस देश में ये जो सब्सिडी यहां पर दी जा रही है निर्यात सब्सिडी, उसको बराबर करने के लिए किसी देश द्वारा लगाया जा सकता है उस पर शुल्क, तो उसको जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलेंगे। ये याद रखिएगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज अलग है और एंटी डंपिंग ड्यूटीज अलग है, जबकि दोनों एक ही तरह की दिखती है, लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटीज में जो टैक्स से रिलेटेड होता है सब्सिडी उसको बोलते हैं, और डंपिंग जो है एंटी डंपिंग में यह होता है कि आप जो है अपने देश में किसी वस्तु के मूल्य को इंटेंशनली नीचा करके जो देश में आपके मूल्य है उससे कम में दूसरे देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, उसको अपोज करने के लिए या उसके जो असर को कम करने के लिए जो शुल्क लगाया जाता है उसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। तो सरकारी सब्सिडी के लिए या सरकारी प्रोत्साहन के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होती है, लेकिन जैसे ये पेन है 5 रुपए की यहाँ पर मिल रही है, लेकिन हमने जो है दूसरे देश में अगर ये बेच दिया और वहां पर इसकी कीमत 3 रुपए कर दिया है, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो इसकी कीमत जो 5 रुपए तक लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसको बोला जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, इसका जो बेस होता है या फिर कन्वेंशन होता है ये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत है, यानी मतलब कोई इससे रिलेटेड कन्वेंशन है, ये कोई मतलब इस तरीके का देश के आधार पर निर्णय अपने से खुद से नहीं लिया जाता। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज अगला जिसके बारे में हमने बता दिया है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गई, आपकी बेसिक ड्यूटीज हो गई। फिर सेफगार्ड ड्यूटी की बात करें, सेफगार्ड ड्यूटी में क्या होता है कि अचानक से अगर कोई घरेलू उद्योग को खतरा होता है तो ऐसी स्थिति में जो है सेफगार्ड ड्यूटी लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक रूप से लगा सकते हैं, क्वालिटी के या गुणवत्ता को लेकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब कोई ऐसी घटना होती है अचानक से वृद्धि जैसी, तो वहां पर लगाते हैं, तो सेफगार्ड ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी का मतलब होता है कि सुरक्षात्मक ड्यूटी, जो आप अभी अमेरिका के केस में देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार टैरिफ की बात की जा रही है कि किसी भी देश से अगर 30% वहां पर हमारे वस्तुओं पर लगाया जा रहा है तो हम भी उसके ऊपर जो है 30% से ज्यादा लगा देंगे। तो इस तरीके की बातें, खासतौर से जो टैरिफ कहा जाता है, तो वो जो है प्रोटेक्टिव होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि प्रोटेक्शनिज्म भी एक वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो अस्थायी होती है, चयनात्मक होती है, यानी सिलेक्टिव होती है। ठीक है, ज्यादातर ड्यूटीज जिसके बारे में हम अभी पहले भी बात किए, अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी को निकाल दीजिए तो ज्यादातर जो है अस्थायी प्रकृति के और चयनात्मक ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एंटी डंपिंग को बताया तो उसमें जो कुछ सेलेक्टिव आइटम्स पर ही एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई है, इसी तरीके काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी है। अब जो है सामाजिक कल्याण अधिभार या सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो चीजें आयात हो रही हैं उस पर जो है कुछ एक परसेंटेज लगाकर जो है देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक गतिविधियों में उसका खर्च किया जा सके और जो है इस चीज का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर, ये ऐसी भी अलग अलग टाइप के हैं।
ठीक है। तो उसी तरीके से इंपोर्ट के केस में जो है सोशल से रिलेटेड, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड सरचार्ज होता है, ठीक है। अब दूसरा एक और आता है आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसको जीएसटी में आपने देखा होगा कि जीएसटी में एक सेंट्रल जीएसटी होती है, एक स्टेट जीएसटी होती है, एक जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। इसमें जो है जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो आयात पर भी लगाया जाता है, जिससे जो है एक तो केंद्र सरकार को जो हमारी राजस्व की प्राप्ति होती है, साथ में जो एक मूल्य का एक वस्तुओं का मूल्य एक निश्चित रखने में मदद मिलती है, और फिर घरेलू उद्योगों को सुरक्षा भी मिलती है। तो ऐसे जब टॉपिक्स आए तो उसमें जो आप एमएसएमई की भूमिका को, एमएसएमई उद्योग की सुरक्षा के लिए, देश के व्यापार क्षेत्र की सुरक्षा, देश के में रोजगार को लेकर सुरक्षा, देश के जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन इकाइयों को लेकर सुरक्षा, देश में वस्तुओं को मूल्य को निश्चितता लेकर सुरक्षा, देश में एकाधिकार को रोकने के लिए जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम है, ऐसे पहलुओं को इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको इतना ही जानना था, इससे आप मेंस के आंसर आराम से लिख सकते हैं।